उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले ही बवाल हो गया। वहां हालात तब बिगड़ गए जब खाने में प्याज डालने के आरोप में कुछ कांवड़ियों ने एक ढाबे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बवाल की खबर मिलने पर पुलिस की कई टीमें उस ढाबे पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक कांवड़ियों का जत्था उत्तराखंड के हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली की तरफ आ रहा था। इस दौरान वो उस ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें ढाबे पर जो खाना परोसा गया उसमें प्याज था और इसीलिए वो कांवड़िए भड़क गए और उस ढाबे में तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने वहां रखी टेबल, कुर्सियां, यहां तक कि वहां रखा फ्रिज तक तोड़ दिया। वो लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने वहां रखा एक एक सामान चकनाचूर कर दिया। इस मामले की खबर मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गई। उन्होंने किसी तरह उन कांवड़ियों को शांत करवाया। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में कुछ ही लोग वहां हंगामा कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते मामला बढ़ गया और वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद उन्होंने उस ढाबे में तोड़फोड़ कर दी। ये सारा हंगामा उस वक्त हुआ जब हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कुछ कांवड़िए खाना खाने के लिए फलोदा में पड़ने वाले उस ढाबे पर रुक गए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि ढाबे में परोसे गए खाने में प्याज मिला, जिसकी वजह से उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची और इसी के बाद से गुस्साए उन कांवड़ियों ने वहां रखा सामान तोड़ना शुरू कर दिया और काफी देर तक वहां हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ही एक दूसरी जगह कुछ कांवड़ियों ने यह आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के एक लड़के ने जानबूझकर उनकी कांवड़ में थूका ताकि वो खंडित हो जाए। इस घटना के बाद वहां खूब बवाल मचा। मामला मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे का बताया गया। पुलिस के मुताबिक उस्मान नाम के जिस आरोपी ने कांवड़ के जल में थूककर उसे अपवित्र किया, उसे हिरासत में ले लिया गया। हालांकि उसके पकड़े जाने से पहले गुस्से से तमतमाए कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया और उन्होंने मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे की सड़क जाम कर दी। कुछ लोग सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा डंडा लेकर खड़े हो गए, जिससे रास्ता जाम हो गया। इसके अलावा उन लोगों ने कांवड़ को जमीन पर रख दिया और रास्ता खाली करने से मना कर दिया। काफी देर तक रास्ता बंद रहा, गाड़ियों को निकलने में परेशानी हुई। इस दौरान पुलिस उन्हें समझाती रही, लेकिन कांवड़िए कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। कांवड़ियों का आरोप था कि जब वो मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में पहुंचे तो मुस्लिम समुदाय के एक लड़के ने उनकी कांवड़ में रखे जल पर थूक दिया। जैसे जैसे बाकी कांवड़ियों को ये बात पता चली, वहां हंगामा बढ़ता चला गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन के लोग उन्हें समझाने में लगे दिखे, लेकिन कांवड़ियों का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लोग पुलिस वालों से बहस करते दिखे और यह सिलसिला तब तक नहीं थमा जब तक आरोपी को हिरासत में नहीं ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक कांवड़ के जल में थूकने के आरोप में उस्मान नाम के जिस लड़के को हिरासत में लिया गया वो मूक बधिर है, मतलब न तो वो कुछ बोल सकता है न ही सुन सकता है। पुलिस ने कांवड़ियों को यकीन दिलाने के लिए हवालात में बंद आरोपी की वीडियो कॉल पर बात भी करवाई और उस वीडियो कॉल पर हवालात में बंद आरोपी उस्मान बाकायदा हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। उसकी सजा उसको मिलेगी ना, गलती तो देखो इंसान है, देखो वो आपसे माफी मांग रहे हैं। पुलिस ने दावा किया कि उस्मान मूक बधिर है, मतलब ना तो वो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, इसलिए उससे पूछताछ के लिए साइन लैंग्वेज का सहारा लिया जा सकता है। इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी पुरकाजी है। हालांकि वहां मचे हंगामे को देखते हुए पुलिस ने हरिद्वार से एक दूसरी कांवड़ में गंगा जल मंगवाया, जो उन कांवड़ियों को दिया गया ताकि वो अपनी आगे की यात्रा शुद्ध जल से कर सकें। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ढाबों की जांच कर चर्चा में आए स्वामी यशवीर महाराज गाजियाबाद पहुंच गए। वहां उन्होंने कई ढाबों में जाकर भगवान वराह की तस्वीर भेंट की। उन्होंने ढाबों के मालिकों से अपील की कि वो भगवान वराह की तस्वीर को अपनी दुकान में लगाएं ताकि कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालु निश्चिंत होकर वहां खाना खा सके। इसके साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि कुछ दुकानदार खाने की चीजों में मिलावट कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं और इसका हवाला देकर उन्होंने कांवड़ यात्रा के रूटों पर पड़ने वाली खाने की सभी दुकानों की सख्ती से जांच कराए जाने की मांग की। पिछले कुछ रोज से चर्चा में आए स्वामी यशवीर महाराज गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में उन ढाबों में पहुंचे जो कांवड़ रूट पर हैं। उन्होंने ढाबों के मालिकों को भगवान वराह की तस्वीर दी और उनसे अपील की कि वो ये तस्वीर अपने ढाबे में लगाएं ताकि खाने की चीजों में मिलावट को लेकर श्रद्धालुओं के मन में शंका न हो। होटल के अंदर, जो ढाबे के अंदर, इन्होंने यहाँ पर भगवान वाराह की ये तस्वीर दी है और साथ ही ये भगवा ध्वज दिया है। स्वामी यशवीर महाराज ने श्रद्धालुओं से भी अपील की कि वो उन्हीं ढाबों में खाना खाएं जहां भगवान वराह की तस्वीर लगी हो
कावड़ लाने वाले शिव भक्तों, यदि आपको अपना धर्म बचाना है, अपनी पवित्रता बचानी है, शुद्धता बचानी है, तो भगवान वाराह का चित्र जहां पर हो, निश्चिंत होकर के वहां पर भोजन करें। उन्होंने ये भी मांग की कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो दुकानदार श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान न करें, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले उन ढाबों को बंद करवा दिया गया जो नॉन-वेज खाना बेचते थे। 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ऐसे सभी ढाबों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। उसी के तहत पुलिस की कई टीमें मेरठ में हाईवे पर मौजूद उन ढाबों को बंद करवाने पहुंच गई और वहां मौजूद नॉनवेज बेचने वाले करीब 30 ढाबों को बंद करवा दिया। उन ढाबों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। वहां ना तो उन ढाबों के मालिक नजर आए और ना ही ग्राहक। हालांकि इन दुकानों में किस तरह का कोई नोटिस नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि पुलिस वालों ने यहां पर आकर इस तरह से दुकानों को बंद कर दिया है। बंद करवाए गए ढाबों में एक ढाबे के मालिक के मुताबिक उन्होंने 4-5 तारीख को ही अपना ढाबा बंद कर दिया था। नोटिस दिया गया था, बोला था उन्होंने प्रशासन ने कि थोड़ा सख्ताई रहेगी, बंद कर देना, तो इसलिए हमने जल्दी बंद करा दिया था। उनके मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए उन्होंने यात्रा शुरू होने से कई दिन पहले ही अपना ढाबा बंद कर दिया था। मेरठ में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी नॉनवेज ढाबों पर ताला लगा दिखाई दिया। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होनी है। इस दौरान कोई हंगामा न हो, इसीलिए कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी नॉनवेज ढाबों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इधर यूपी के शामली में कांवड़ यात्रा के दौरान मीट परोसने वाले रेस्टोरेंट और ढाबों को बंद करने का आदेश दे दिया गया। उत्तर प्रदेश के शामली में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 11 से 25 जुलाई तक मांस मछली की दुकानों के साथ मीट परोसने वाले रेस्टोरेंट और ढाबे भी बंद रहेंगे। इसे लेकर शामली नगर पालिका की तरफ से नोटिस जारी किया गया और उसमें आदेश नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खाद्य विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को अपनी दुकानों पर रेट लिस्ट के साथ दुकान के लाइसेंस की तस्वीर लगानी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने गाजियाबाद से बिजनौर तक हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा के रूटों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ में यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में मंत्री गुलाबो देवी घायल हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि हादसा उस वक्त हुआ जब गुलाबो देवी का काफिला दिल्ली से अमरोहा की तरफ जा रहा था, लेकिन उसी वक्त नेशनल हाईवे 9 पर छिजारसी चौकी के पास उनके काफिले की 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। नेशनल हाईवे पर मंत्री गुलाबो देवी के काफिले की गाड़ियां इधर उधर खड़ी नजर आईं। टक्कर के बाद कुछ गाड़ियों के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। गुलाबो देवी के काफिले में मौजूद लोगों के मुताबिक छिजारसी टोल प्लाजा के पास काफिले में पुलिस की गाड़ी के आगे चल रही एक कार ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर को भी ब्रेक लगाना पड़ा। इतने में मंत्री की गाड़ी के ड्राइवर को संभलने का मौका नहीं मिला और उसने पुलिस की गाड़ी में जाकर टक्कर मार दी। गुलाबो देवी कार में पीछे बैठी थी। उनका सिर गाड़ी से टकरा गया, जिससे वो घायल हो गई। खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मंत्री और घायल ड्राइवर को दूसरी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में उस वक्त बवाल मच गया जब महाकाल मंदिर के पास मौजूद 2 रेस्टोरेंट वाले आपस में उलझ पड़े। उन दोनों के बीच जोरदार मारपीट हो गई। दोनों के बीच इस बात को लेकर कहासुनी हुई थी कि वो एक दूसरे के रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को अपने यहां बुला लेते थे और फिर इसी बात पर दोनों के बीच मारपीट हो गई। उनमें एक आदमी तेजी से दूसरे रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ता दिखा और फिर उसने उस रेस्टोरेंट के कैश काउंटर पर बैठे आदमी को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश की। इस दौरान एक महिला बीच बचाव करती नजर आई, लेकिन वहां दौड़कर आया वो आदमी रुका नहीं, बल्कि वो कैश काउंटर पर बैठे उस आदमी को धकेलते हुए रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ ले गया। उसके पीछे कई लोग दौड़ते हुए उसी अंदाज में उस रेस्टोरेंट में घुसे। उन्होंने उस आदमी को जमकर पीटा। इस दौरान रेस्टोरेंट में रखी कुर्सियां हवा में उछलती नजर आईं। जो लोग खाना खाने के लिए उस रेस्टोरेंट में पहुंचे थे वो बवाल देखते ही अपना खाना छोड़कर भाग खड़े हुए। ये घटना 2 जुलाई की बताई गई, जिसका वीडियो अब सामने आया। महाकाल मंदिर के पास मौजूद अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक ने आरोप लगाया कि उनके बगल में मौजूद आदिनाथ रेस्टोरेंट के मालिक जानबूझकर उनके ग्राहकों को अपने रेस्टोरेंट में बुलाते थे।
इसी बात पर उनके बीच झगड़ा हो गया। हालांकि इस मारपीट की घटना के बाद 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे में एक बच्ची तीसरी मंजिल पर मौजूद फ्लैट की खिड़की में फंस गई और जानकारी के मुताबिक उस बच्ची की मां उसे घर में बंद करके बड़ी बेटी को स्कूल बस तक छोड़ने गई थी। इस दौरान वो बच्ची खेलते खेलते उस खिड़की के पास पहुंच गई और उसमें लगी ग्रिल से बाहर लटक गई, लेकिन उस बच्ची का सिर उस ग्रिल में अटक गया। उसका पूरा शरीर उस खिड़की के बाहर लटका हुआ था, जबकि उसका सिर उस खिड़की के अंदर नजर आया। उसे वहां लटका देख एक दूसरे फ्लैट में रहने वाले एक आदमी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ओ भैया ऊपर जाओ ना, ऊपर वाले फ्लैट में जाओ ना, बच्चा गिर रहा है। वो काफी देर तक तो किसी ने भी उनकी आवाज नहीं सुनी, जिसकी वजह से वो बच्ची वहीं लटकी रही। इस बीच वो बार बार पैर उठाकर खुद को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करती दिखी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद अचानक एक व्यक्ति उस खिड़की के अंदर खड़े दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत उस बच्ची को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो बच्ची उस खिड़की के बाहर निकल गई। जानकारी के मुताबिक उस बच्ची को बचाने वाले व्यक्ति दमकल विभाग के कर्मचारी थे। वो उस बच्ची की रोने की आवाज सुनकर उनके फ्लैट तक गए थे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उस फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर वो फौरन नीचे गए और बच्ची की मां को बुलाकर लाए। इसके बाद उन्होंने उस फ्लैट का दरवाजा खुलवाया और बच्ची को बचा लिया। इधर यूपी के वाराणसी में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। आरोप लगा कि संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद की वजह से एक आदमी ने अपने पिता और बुआ की हत्या कर दी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उन आरोपियों ने कुछ दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की थी और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान वहां पथराव और फायरिंग भी की गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत मच गई। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच मामूली बात पर झगड़ा शुरू हुआ था। उधर बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प हो गई। सभी अभ्यर्थी सरकार से शिक्षक भर्ती परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे ताकि उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके जिनका सिलेक्शन कुछ ही नंबरों से रुक गया था। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के मुताबिक घोषित किए गए रिजल्ट में 10 से 15,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 या 3 जगह परीक्षा पास की, लेकिन उनकी नियुक्ति एक ही जगह होगी। ऐसे में बची हुई सीटों के लिए सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे। और इसी मांग को लेकर उन अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वो थालियां बजाकर अपना विरोध दर्ज करवाते नजर आए। वहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए। वो हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान जब गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद उन अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते वहां हालात बेकाबू हो गए और पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इसकी वजह से वो अभ्यर्थी पूरी सड़क पर फैल गए। लाठियों से बचने के लिए उन्होंने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस कुछ अभ्यर्थियों को घसीटते हुए वहां से ले जाती भी दिखाई दी। ये पूरा मामला मार्च 2024 में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा का रहा। उस वक्त 27,000 से ज्यादा शिक्षक पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो 66,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जबकि 21,000 पद खाली रह गए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने इन्हीं खाली पदों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग की। और इस सबके बीच पटना में पुलिस ने कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में शामिल विकास उर्फ राजा नाम के आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास ने ही कारोबारी खेमका की हत्या करने के लिए शूटर को हथियार की सप्लाई की थी। कुछ रोज पहले पटना में गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर ही सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोपाल खेमका की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी। हत्याकांड के बाद पुलिस की कई टीमें शूटर और साजिश में शामिल दूसरे लोगों को पकड़ने में जुट गईं। इसी दौरान पुलिस ने कारोबारी गोपाल खेमका को गोली मारने वाले शूटर उमेश यादव और विजय को पटना सिटी इलाके से गिरफ्तार करने का दावा किया। सूत्रों के मुताबिक उससे पूछताछ के बाद अधिकारियों को हत्याकांड में शामिल विकास के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पटना पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम उसे पकड़ने पटना सिटी के मालसलामी नाम के इलाके में पहुंची।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास एक ईंट भट्टे के पास छिपा हुआ था। सूत्रों ने दावा किया कि जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची, उसने अधिकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक तुरंत अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया। विकास के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। उसके परिवार के लोगों ने एनकाउंटर वाली जगह पर हंगामा खड़ा कर दिया। विकास की मां ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए और दावा किया कि उनका बेटा चेन्नई में काम करता था। पुलिस ने तुमको एनकाउंटर कर दिया है। क्या कर दिया? कुछ किया था मेरा बेटा। आरोप ये लगा था कि उन्होंने हथियार सप्लाई किया। देखिएगा, चेन्नई में काम करता था। चेन्नई में काम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास काफी वक्त से हथियार बनाने के साथ हथियारों की सप्लाई का काम करता था। सूत्रों ने दावा किया कि कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या में शूटर ने जो हथियार इस्तेमाल किया था, उसकी सप्लाई विकास नहीं की थी। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 10 लाख रुपए में गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी दी गई थी। सूत्रों ने दावा किया कि हत्या की सुपारी अशोक साव नाम के कारोबारी ने दी थी। पुलिस के मुताबिक गोपाल खेमका और अशोक साव के बीच कारोबार को लेकर झगड़ा हुआ था और कुछ रोज पहले उन दोनों के बीच बहस भी हुई थी। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि उसी वजह से अशोक साव ने पटना की बेऊर जेल में बंद अजय वर्मा नाम के बदमाश को गोपाल खेमका को मारने की सुपारी दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अशोक साव और अजय वर्मा के बीच 10 लाख रुपए में डील हुई थी। उमेश यादव की गिरफ्तारी के बाद उसने यह कबूल किया है कि अशोक साव के कहने पर उसने गोपाल खेमका की हत्या की थी। पटना पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सुपारी मिलने के बाद अजय वर्मा ने दिल्ली में रह रहे अपने गिरोह के शूटर उमेश यादव उर्फ विजय से संपर्क किया था। पुलिस ने दावा किया कि 24 जून को उमेश यादव दिल्ली से पटना आकर जेल में अजय वर्मा से मिला था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जेल में अजय वर्मा से मिलने के बाद उमेश ने कुछ रोज तक कारोबारी गोपाल खेमका का पीछा किया था। मतलब वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की थी। इसके बाद उमेश ने 4 जुलाई को पूरी तैयारी के साथ गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि कारोबार को लेकर अशोक साव और गोपाल खेमका के बीच झगड़ा हुआ था और दावा किया गया कि उसी झगड़े को लेकर उन्होंने गोपाल खेमका की हत्या करा दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोपाल खेमका को गोली मारने के बाद शूटर उमेश यादव हत्याकांड के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अशोक साव से मिलने उनके घर पहुंचा था। लोहे के कारोबारी अशोक साव पटना के छज्जूबाग इलाके में किराए के एक फ्लैट में रहते हैं और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि उन्हीं के इशारे पर गोपाल खेमका की हत्या की गई थी। गोपाल खेमका की हत्या के ठीक 3 दिन बाद पटना पुलिस ने शूटर उमेश यादव को पटना सिटी के मालसलामी इलाके से गिरफ्तार करने का दावा किया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने हत्याकांड से जुड़ा एक राज उगल दिया। सूत्रों ने दावा किया कि पुलिस के सामने उमेश ने बताया कि उसे खेमका की हत्या के लिए 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर मिले थे। पुलिस ने उसकी बताई जगह से हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद करने का दावा किया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोपाल खेमका को गोली मारने के बाद शूटर उमेश रात करीब 12 बजे हत्याकांड के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अशोक साव के घर पहुंचा था। 4 जुलाई को रात करीब 11:30 बजे गोपाल खेमका की हत्या हुई थी। मतलब खेमका की हत्या किए जाने के ठीक आधे घंटे बाद शूटर उमेश अशोक साव से मिला था। उमेश से अशोक साव की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में इंडिगो के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मध्य प्रदेश के इंदौर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद इंदौर एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहां सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया और इसके बाद फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। दिल्ली के अशोक होटल में मौजूद एक लग्जरी कार शोरूम के मैनेजर को घर जाते वक्त कुछ लोगों ने रोका और खुद को ईडी अधिकारी बताकर शोरूम मैनेजर के बैग में रखे 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। दोपहर 1 बजे के करीब आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई, जबकि इसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर अंदर बताया गया। नेपाल में चीन सीमा के पास आई भीषण बाढ़ में 37 लोग फंस गए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने बचाव अभियान चलाकर 22 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि बाकी बचे 15 लोगों की तलाश तेज कर दी गई।
उधर बड़ी खबर आई भारी बारिश से जुड़ी। देश के कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। बारिश के बाद उत्तराखंड में कई नदियां उफान पर आ गईं तो पिथौरागढ़ में पहाड़ खिसकने से कई रास्ते बंद हो गए। भारी बारिश से सबसे बुरा हाल मध्य प्रदेश का हुआ। वहां कई जिलों में इतना पानी बरसा कि बाढ़ जैसे हालात बन गए और सड़कें और कई पुल तो डूबे ही। हजारों मकानों में भी पानी घुस गया। राजगढ़, मंडला और बालाघाट में बारिश से हाहाकार मच गया। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश से राहत न मिलने का अनुमान जताया, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान से पहले ही मध्य प्रदेश में आसमान से बारिश की बूंदों के तौर पर बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कई सड़कें और पुल डूब गए। नतीजा यह हुआ कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हो गए। राजगढ़ के एक गांव में भारी बारिश के बाद एक बरसाती नाला उफान पर आ गया और उसकी वजह से वहां बनी एक पुलिया डूब गई और इसीलिए कुछ लोग अपनी जान हथेली पर रखकर उस नाले को पार करते दिखाई दिए। उन लोगों में स्कूल की कुछ लड़कियां भी शामिल थीं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस नाले को पार करती नजर आईं। इस दौरान कई बार उनके पैर लड़खड़ाए। कई बार तो ऐसा लगा जैसे वो उस नाले के साथ बह जाएंगे, लेकिन उनके आसपास चल रहे कुछ लोगों ने उन्हें संभाल लिया। इसके बाद वो किसी तरह उस नाले को पार कर दूसरी तरफ चली गई। इस दौरान कई और लोग भी धीरे धीरे उस नाले को पार करते दिखाई दिए। उन लोगों के मुताबिक उस बरसाती नाले के उफान पर आने से वहां बनी एक पुलिया बह गई। ऐसे में उन्हें मजबूरी में उस नाले के बीच से ही होकर गुजरना पड़ा। हम आते समय कमर पानी था नाले में, जिसके बाद हम बहते बहते बचे उसमें। राजगढ़ में देर रात भारी बारिश हुई। इसके बाद वहां के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के कई गांवों में तबाही मच गई। गांवों में मौजूद कई नाले उफान पर आए और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को उन नालों से होकर जाना पड़ा। और भीषण बारिश से हाहाकार मध्य प्रदेश के राजगढ़ के साथ ही बालाघाट में भी मचा। बालाघाट जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। यही नहीं, अहम रास्तों पर पानी भर जाने और पुलों के भी डूबने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि कई घंटे तक लगातार हुई बारिश ने उन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। भारी बारिश के बाद बालाघाट के कई इलाके पूरी तरह डूब गए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। एक इलाके में एक मकान को देखकर ऐसा लगा जैसे नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो। उस मकान के अंदर पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि अगर कोई संभल कर ना खड़ा हो तो पानी में बह जाए। सभी कमरे पानी में डूबे नजर आए। आसपास के सभी घरों का भी यही हाल रहा। सड़कों पर पानी इतना भर गया कि कई लोग तो डर के मारे बाहर ही नहीं निकले। कुछ जगहों पर बड़ी गाड़ियां जैसे तैसे निकल गईं, लेकिन मोटरसाइकिल पर बैठे लोग पानी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर किनारे खड़े दिखे। ऐसे में पैदल चलने वालों का तो और भी बुरा हाल हो गया। जिले में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने सभी स्कूल और कॉलेज बंद करा दिए। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया ताकि कहीं भी कोई फंस जाए तो उसे तुरंत मदद मिल सके। और मूसलाधार बारिश ने बालाघाट की तरह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में भी रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जिले में आसमान से बारिश आफत बनकर बरसी। इस बीच मौसम विभाग ने मंडला समेत मध्य प्रदेश के कई दूसरे जिलों में बारिश से राहत न मिलने की संभावना जताई। यानी लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। हालांकि पूरे जिले में लोग पहले ही बारिश से परेशान दिखे। मंडला के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सैकड़ों मकान डूब गए। कई दुकानों में भी बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। उनमें रखी ज्यादातर चीजें भीगकर बर्बाद हो गई। दुकानदार पंप की मदद से पानी को बाहर निकालते दिखे, लेकिन जिन मकानों में बारिश का पानी घुसा उनमें रहने वाले लोग ये काम हाथ से ही करते नजर आए। मंडला के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके घरों के सभी कमरे पानी में डूब गए। सड़कों का तो और भी बुरा हाल हो गया। कई गाड़ियों के इंजन पानी में फंसकर बंद हो गए। ऐसी स्थिति में एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल को घसीट कर ले जाता दिखा। इस बीच मौसम विभाग के अनुमान ने लोगों को और डरा दिया। मौसम विभाग ने संभावना जताई कि मंडला के अलावा सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी, जबलपुर और खंडवा समेत कई दूसरे जिलों में अगले कुछ दिन तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मूसलाधार बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में पहले ही कई छोटे बड़े बांधों के गेट खोल दिए गए थे। इस वजह से ज्यादातर नदियां और नाले उफान पर हैं। उधर उत्तराखंड के चमोली में मोक्ष नाम की नदी के उफान पर आने से कई गांवों में तबाही मच गई।
चमोली में रात भर मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां बहने वाली मोक्ष नदी में इतना पानी भर गया कि वो किनारों को तोड़ते हुए आसपास के कई गांवों तक पहुंच गई और इसके बाद वहां मौजूद कई मकान और सड़कें बर्बाद हो गए। वहां के एक इलाके के पास तेज रफ्तार में पानी बहता नजर आया। इसकी वजह से उस इलाके में बसे लोग परेशान हो गए और प्रशासन पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन लोगों के मुताबिक रात भर हुई बारिश के बाद उनकी गाय भैंसों को रखने वाली गौशाला बह गई, साथ ही उनके खेतों को भी काफी नुकसान हुआ। वहां के सेरा गांव में पानी का बहाव इतना तेज दिखाई दिया कि वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता। ये देखकर वहां रहने वाले लोग बुरी तरह घबरा गए। जानकारी मिली कि नदी में बह जाने के खतरे को देखते हुए कई लोग अपने मकान खाली कर वहां से चले गए। इसके अलावा कई मकानों में नदी के पानी के साथ बहकर आया मलबा घुस गया, जिसकी वजह से लोगों का उन मकानों में रहना मुश्किल हो गया। मोक्ष नदी में अचानक आए उफान से सेरा गांव के साथ ही आसपास के कई और गांवों में तबाही मच गई। इसकी जानकारी मिलते ही कई बचाव टीमें उन गांवों के लिए रवाना हो गईं, ताकि बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की जा सके और उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके। चमोली की तरह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बारिश के बाद पहाड़ों से पत्थर खिसकने से कई रास्ते बंद हो गए। वहां की सड़कों पर चारों तरफ पत्थर और मलबा जमा हो गया और उसकी वजह से लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिर गया। चारों तरफ धूल की चादर बिछ गई। इस खौफनाक मंजर को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। काफी देर तक उस पहाड़ से पत्थर बरसते नजर आए। पहाड़ के पत्थरों के बाद बड़े बड़े पेड़ भी टूटकर सड़क पर गिर गए। इस दौरान वहां मौजूद लोग वीडियो बनाते नजर आए। वहां सड़क पर काफी दूर तक पत्थर और मलबा इकट्ठा हो गया और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ खिसकने की वजह से कई इलाकों से संपर्क टूट गया। पहाड़ खिसकने की घटना पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में हुई। हालांकि इस घटना के बाद सड़क से मलबा और पत्थर हटाने का काम शुरू कर दिया गया। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 10,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान उस बदमाश ने एक सिपाही पर गोली चला दी थी। दावा किया गया कि इसके बाद 4 थानों की पुलिस ने घेरेबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। उस पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी। दिल्ली में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने राजधानी की ऐतिहासिक इमारतों, बाजारों और कुछ सरकारी इमारतों को भगवा रंग में रंगने की मांग कर दी। उन्होंने विधानसभा के मॉनसून सत्र में इसे लेकर एक प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर ली। इस बार विधानसभा में हम इसको उठाएंगे भी और जरूरत पड़ती तो प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। इधर महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मुद्दे पर मचे बवाल के बीच ठाणे के मीरा रोड इलाके में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहां एक बड़ा मार्च निकाला गया। यह मार्च खासतौर पर उस इलाके से निकाला गया जहां मराठी भाषा न बोलने वाले लोगों की आबादी ज्यादा है। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वहां राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने ठाणे के मीरा रोड इलाके की उस सड़क को जाम कर दिया। हाथों में झंडे लिए एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर नारेबाजी की। ये विरोध मार्च खास तौर पर उस इलाके से निकाला गया जहां उन लोगों की आबादी ज्यादा है जो मराठी भाषा नहीं बोलते। इसी वजह से बवाल की आशंका जताई जा रही थी। ऊपर से इस प्रदर्शन के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी कि संभालना मुश्किल हो गया। Not telling that please start talking in Marathi, but at least you should respect our language. नहीं बोलेगा मुंबई किसका नहीं है, ऐसा ये सब स्टाइल में हम लोग के साथ नहीं बोलना। ठाणे के मीरा रोड इलाके में हुए इस प्रदर्शन के लिए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कई नेता और कार्यकर्ता ट्रकों में बैठकर वहां पहुंचे। इस दौरान एक बच्चे ने सबका ध्यान खींचा। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह तैयार होकर उस प्रदर्शन में शामिल हुआ। लेकिन जैसे ही वहां भीड़ बढ़ी, पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एमएनएस को इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी। पुलिस के मुताबिक एमएनएस के लोगों से पहले ही यह अपील की गई थी कि उस इलाके में प्रदर्शन न करें, लेकिन पुलिस के मना करने के बावजूद एमएनएस के कार्यकर्ता न सिर्फ वहां पहुंचे बल्कि उन्होंने वहां जोरदार नारेबाजी भी की। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया।
पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे एमएनएस के कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ कर बस में बैठाया और अपने साथ ले गए। पुलिस ने जानकारी दी कि राज ठाकरे के समर्थकों को मीरा रोड इलाके से विरोध मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। पुलिस को जानकारी थी, हमने अच्छा सा बंदोबस्त भी लगाया था, परमिशन डिनाई किया है हमने। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक भगदड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विरोध मार्च का रूट बदलने की सलाह भी दी थी। पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उसी इलाके में प्रदर्शन किया। इसे देखते हुए पहले ही वहां पुलिस के कई जवान तैनात कर दिए गए थे, जिन्होंने हंगामा बढ़ते ही कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस हंगामे के बाद राज्य सरकार में मंत्री प्रताप सरनाइक उस इलाके में पहुंचे जहां ये प्रदर्शन हुआ। उन्होंने वहां रहने वाले लोगों से बातचीत कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिया। इधर हरियाणा के गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने मामूली झगड़े में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और खुद ही पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 6 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन 2 दिन पहले मामूली बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से में उस शख्स ने गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पुलिस ने अपनी सास की हत्या करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि उस महिला ने अपनी सास की हत्या की और उनके शव को जलाने की कोशिश की। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक लड़के ने दिन दहाड़े एक लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़की उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली थी और किराए के मकान में रहकर नौकरी करती थी। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़के ने उसकी हत्या कर दी। इस बीच उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन ले लिया। उतरौला कोतवाली इलाके में के मधुपुर गांव में बनी छांगुर बाबा की हवेली नुमा कोठी के एक हिस्से को गिराने के लिए प्रशासन की टीम 3 बुलडोजरों के साथ पहुंच गई। प्रशासन के मुताबिक छांगुर बाबा की कोठी का एक बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनवाया गया था। कोर्ट ने इसी साल 15 मई को 1 हफ्ते के अंदर अवैध कब्जा खाली किए जाने का आदेश जारी किया था। प्रशासन ने इसे लेकर छांगुर बाबा को नोटिस भी भेजे थे, लेकिन प्रशासन के मुताबिक छांगुर बाबा ने न तो सरकारी नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनवाए गए मकान को ही हटवाया। नतीजा यह हुआ कि बलरामपुर प्रशासन एक्शन में आ गया। पुलिस प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ अवैध कब्जा खाली करवाने के लिए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर पहुंच गई। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार 3 बुलडोजर के जरिए ये जो मकान अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनी हुई है, उसी वजह से यहाँ पर देखिए बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद 15 मई, 17 जून और 7 जुलाई को 3 बार छांगुर बाबा को इस मामले में नोटिस भेजा गया, लेकिन छांगुर बाबा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद करीब 5 बीघे में फैले छांगुर बाबा के आलीशान महल के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। ये मकान 5 बीघे से ज्यादा में ये बनी हुई है और हेवी डिप्लॉयमेंट है। ड्रोन से भी उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार जो है निगरानी रख रही है। कुछ ही मिनटों में प्रशासन ने धर्मांतरण की रेट लिस्ट फिक्स करने के आरोपी छांगुर बाबा के अवैध कब्जे की एक-एक ईंट हिलाकर रख दी। कोठी मुख्यालय थी, क्योंकि बलरामपुर के उतरौला तहसीलदार की तरफ से जो नोटिस छांगुर बाबा की कोठी पर चिपकाया गया था, उसके मुताबिक 2000 वर्ग फीट से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनवाया गया था। पुलिस के मुताबिक मधुपुर गांव में बनी इस कोठी में यूपी के अलग अलग जिलों और दूसरे राज्यों से पहुंचे लोगों के ठहरने की सुविधा थी। और पुलिस के इस दावे के सबूत भी बुलडोजर एक्शन के दौरान न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुए। कोठी के एक हिस्से में बड़े बड़े कमरे बनवाए गए थे। उन कमरों में लोगों के ठहरने का इंतजाम किया गया था। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 यानी जो उसके पास बाहर से गेस्ट आते थे उसे यहाँ पर रुकवाया करता था आरोपी जलालुद्दीन। 1, 2, 3, 4 बेड यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, बड़ा बेड है। बलरामपुर के मधुपुर गांव में बनी छांगुर बाबा की इस आलीशान हवेली नुमा कोठी के हर कमरे को किसी होटल की तरह बनवाया गया था। जो 5 स्टार होटल होते हैं उसी 5 स्टार होटल की तरह ये तमाम कमरे बनाए गए हैं। सब में एसी लगा हुआ, सब में डबल बेड यहाँ पर लगे हुए हैं, अलमीरा है, अटैच्ड बाथरूम है
छांगुर बाबा की ये कोठी बलरामपुर में उतरौला मनकापुर मेन रोड पर मधुपुर गांव में मौजूद है। बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश की नेपाल से लगने वाली सीमा के करीब है। राप्ती नदी के किनारे बसे इस जिले की यूपी की राजधानी लखनऊ से दूरी करीब 150 किलोमीटर है। पुलिस के मुताबिक यहीं से छांगुर बाबा का गिरोह पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत बिहार और दूसरे कई राज्यों में धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। और इस मामले की जांच के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि धर्मांतरण गिरोह चलाने के लिए छांगुर बाबा को विदेशों से भी फंडिंग मिलती थी। पुलिस के मुताबिक छांगुर बाबा का धर्मांतरण गिरोह हिंदू समुदाय की लड़कियों के धर्मांतरण के लिए खूब पैसे खर्च करता था। दावा यह भी किया गया कि इस गैंग ने अलग अलग जाति की लड़कियों के धर्मांतरण के लिए अलग अलग रेट फिक्स किए थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह को चलाने में छांगुर बाबा की मदद नीतू उर्फ नसरीन नाम की महिला करती थी। पुलिस के मुताबिक 10 साल पहले धर्म बदलने के बाद नीतू का नाम नसरीन हो गया था और वो उसी वक्त से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से जुड़ गई थी। इस मामले की जांच कर रही यूपी पुलिस की टीम के मुताबिक सिंधी समुदाय की नीतू रोहरा मुंबई की रहने वाली हैं। छांगुर बाबा के संपर्क में आने के बाद न सिर्फ नीतू ने बल्कि उनके पूरे परिवार ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। नीतू ने अपना नाम बदलकर नसरीन और उनके पति नवीन ने अपना नाम जमालुद्दीन रख लिया था। और पुलिस के मुताबिक धर्म परिवर्तन के बाद नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन छांगुर बाबा के गिरोह के साथ जुड़ गए थे और मुंबई छोड़कर यूपी के बलरामपुर पहुंच गए थे। जांच में पता चला कि नसरीन मुंबई में अपनी कुछ संपत्ति बेचकर बलरामपुर पहुंची थी और मधुपुर गांव में जमीन खरीदकर मकान बनवाया था। पुलिस के मुताबिक नसरीन हिंदू समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए बहलाने फुसलाने का काम करती थी। पुलिस ने बताया कि धर्मांतरण मामले में केस दर्ज होने के बाद फरार चल रहे छांगुर बाबा और नसरीन भी उनके साथ मौजूद थी, क्योंकि लखनऊ के एक होटल कर्मचारी ने पुलिस को बताया था कि छांगुर बाबा और नसरीन करीब 80 दिन तक उनके होटल में रुके थे। बाद में 5 जुलाई को वो उस होटल से निकल गए थे। हालांकि इसके बाद पुलिस ने छांगुर बाबा और नसरीन को गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान छांगुर बाबा ने अपने जुर्म कबूल भी कर लिया, लेकिन बलरामपुर में छांगुर बाबा के पुश्तैनी गांव के लोग उनके बचाव में उतर आए। बलरामपुर के उतरौला तहसील का रहरा माफी गांव छांगुर बाबा का पुश्तैनी गांव, वहीं पर छांगुर बाबा का पुश्तैनी मकान भी है। धर्म परिवर्तन का गिरोह चलाने और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर हवेली नुमा कोठी बनाने के आरोपों पर रहरा माफी गांव में छांगुर बाबा के पड़ोसियों को विश्वास ही नहीं हो रहा और ये आरोप उनके गले से नहीं उतर रहे। छांगुर बाबा के पुश्तैनी गांव के लोगों ने उन पर लगे आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, छांगुर बाबा एक सीधे साधे आदमी थे और सबको सम्मान देते थे। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का जन्म उतरौला इलाके के रहरा माफी गांव में हुआ था। गांव के लोगों ने बताया कि 10 साल पहले मुंबई जाने से पहले वो इस गांव के प्रधान भी चुने गए थे। आप देख सकते हैं ये छांगुर बाबा का मकान है जो इस समय टूटा हुआ है। लगभग 1 साल हुआ। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 1 साल पहले ये मकान टूट गया है। छांगुर बाबा के पड़ोसियों ने यह दावा तक कर दिया कि जो संपत्ति छांगुर बाबा की होने का दावा किया जा रहा है वो उनकी नहीं बल्कि नसरीन की है। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त चेतावनी दे दी। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। उन्होंने छांगुर बाबा का नाम लिखते हुए चेतावनी दी कि जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उधर बिहार की वोटर लिस्ट के रिवीजन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक और याचिका डाल दी। उन्होंने ये याचिका चुनाव आयोग के समर्थन में डाल दी, जबकि इससे पहले विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट के रिवीजन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव आयोग के समर्थन में एक और याचिका डाल दी। उन्होंने कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग भी की। दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा दावा कर दिया। उनके मुताबिक बिहार के सीमांचल इलाके में अचानक बड़ी संख्या में लोग मतदाता पहचान पत्र बनवाने में लगे हैं, जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। बिहार के सीमांचल इलाके की सीटों पर मुस्लिम समुदाय के वोटर बड़ी तादाद में। ओनली 7 डेज 1 जुलाई से 7 जुलाई तक यदि 2 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं बांग्लादेशी भी तो घुसने की तैयारी नहीं कर रहे। इस सब के बीच चुनाव आयोग ने भी वोटर लिस्ट के रिवीजन पर एक नया आदेश जारी कर दिया।
इस नए आदेश में साफ किया गया कि 24 जून को जारी हुआ वोटर लिस्ट की रिवीजन का आदेश अब भी लागू है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग के BLO यानी ब्लॉक लेवल ऑफिसर वोटरों के घर घर जाएंगे और उनसे एक फॉर्म भरवाएंगे। इस फॉर्म के साथ उन्हें अपनी पहचान का कोई एक दस्तावेज भी देना होगा जिनमें आधार कार्ड को मान्यता नहीं होगी। इसके लिए 11 दस्तावेजों की लिस्ट बनाई गई है जिनमें कोई एक दस्तावेज चुनाव आयोग को देना होगा। सौभाग्य की एक बात यह है कि सरकारी लोग पब्लिक को दौड़ाना अपना हक कैसे समझ लेते हैं। कब तक लोग ये साबित करते फिरें कि हम ही हम हैं। पहले ये बैंकों में चल रहा था, अब ये चुनाव में आ गया है। बैंक में जाओ तो रोज कभी इस बात पर कभी उस बात पर कहते हैं KYC पेंडिंग है, नाम रखा हुआ है KYC, नो योर कस्टमर। तो कस्टमर तो हम है ना, आपको हमें नो करना है ना, नो योर कस्टमर। आपको हमारी जानकारी लेनी है ना, तो यह आपका काम है। पब्लिक का काम बंद करके ये जानकारी लेने का क्या मतलब है? पब्लिक का अकाउंट, पब्लिक का पैसा और पब्लिक ही परेशान हो। पब्लिक ही अपना KYC भरती फिरे, पब्लिक ही फॉर्म भरती फिरे। वो बात सही है कि गलत लेन देन रोकना है, आपको फर्जी खातों से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है तो रोको। आपके सिस्टम में अगर लीकेज है तो उसका इलाज यह है कि सबका काम रोक दो और फिर सब लाइन में लगकर साबित करते फिरें कि हम हैं, ये हमारा नाम है, ये हमारा ही खाता है, ये हमारे ही पैसे हैं। अरे जिनको फर्जीवाड़े करने हैं वो अपना मौज में चलते रहते हैं और शरीफ आदमी अपने ही पैसे लेने के लिए लाइनों में लगा रहता है, KYC करवा रहा है। फिर कहते हैं कि अब तो सब ऑनलाइन कर दिया है, बहुत आसान हो गया है, 2 मिनट का काम है। अरे 2 मिनट का काम है, 2 घंटे का काम है, 2 दिन का काम आपका है। नो योर कस्टमर, आपको नो करना है तो आप पब्लिक को क्यों परेशान करते हो? लेकिन अधिकारी लोग जो नियम बना दें वो फॉलो करने हैं। आप साबित करते फिरिए कि आप ही हैं। अब बिहार में जो हाय तौबा मची हुई है वो इसलिए क्योंकि यही KYC टाइप की फीलिंग पब्लिक को चुनाव में हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यह बात तो सही है कि फर्जीवाड़ा रोकना चाहिए वोटों का भी। अगर फर्जी वोटर हैं तो उनको निकाल बाहर कीजिए, लेकिन तरीका यह निकाला गया है कि जो असली वोटर हैं वो साबित करें कि वो असली वोटर हैं, तो फर्जी अपने आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि फर्जी वोटर अपने आप को साबित ही नहीं कर पाएंगे और असली वाले आसानी से कर लेंगे। लेकिन वोटर लिस्ट ठीक करने का काम तो अधिकारी लोगों का था ना। काम पकड़ा दिया पब्लिक को, और चलो पकड़ा दिया तो उसमें कह रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं मानेंगे। लेकिन आप ही अधिकारी लोगों ने तो कहा था कि आधार कार्ड मतलब बाकी कुछ रखने की जरूरत नहीं, ये एक काफी है, एक आधार कार्ड काफी है। वो अब फर्जी लोगों के भी बन गए आधार कार्ड, तो किसकी गलती है? अगर फर्जी आधार कार्ड बन गए तो कैसे बन गए? इसमें पब्लिक की क्या गलती है? अब आप ही अपना आधार कार्ड नहीं मान रहे। अगर अधिकारी लोग ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए कि फर्जी आधार कार्ड ना बने, तो अब ठीकरा फूटा है पब्लिक के सिर पर। उस पर कह रहे हैं कि बहुत आसान है, 11 तरह के कागज हैं, उनमें कोई भी कागज दिखा दीजिए। यह बात तो सही है कि बांग्लादेशियों या अवैध तरीके से भारत में आ गए रोहिंग्या लोगों के वोट नहीं होने चाहिए, नहीं तो यहां के नागरिकों वाली सारी सुविधाएं तो वो लोग ले जाएंगे। सब सही है, लेकिन उनको बाहर करने के चक्कर में पब्लिक पिस जाए ये भी तो ना हो। और बता रहे हैं कि 11 में एक कागज है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और वो बनवाने के लिए क्या चाहिए? आधार कार्ड। अब अगर ये बात सही है तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि आधार कार्ड नहीं लोगे, लेकिन आधार कार्ड के आधार पर बना सर्टिफिकेट चलेगा? एक मशहूर नॉवल था जिस पर पिक्चर भी बनी थी, साहिब बीवी और गुलाम, आपने देखी होगी। उसका एक डायलॉग बहुत याद आता है कि मजली बहू क्या करती है? मजली बहू गहने तोड़वाती है, गहने बनवाती है, गहने बनवाती है, गहने तोड़वाती है। 100 बात की एक बात। उधर यौन शोषण के आरोप में क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यौन शोषण का मामला दर्ज कर लिया गया। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक लड़की ने यश दयाल पर यह आरोप लगाया था कि यश दयाल ने 5 साल तक उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए उनका शोषण किया। भारतीय अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड में जारी 5 वनडे मैचों की सीरीज को 3-2 से जीत लिया। इस सीरीज में बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का दबदबा रहा। उन्होंने 5 मैचों में 355 रन बनाए।
सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी एलेक्स दे मेनियर को 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 से मात दी और यह मुकाबला 3.25 घंटे से ज्यादा देर तक चला। और नोवाक जोकोविच का मुकाबला देखने के लिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा लंदन पहुंचे। उनके अलावा इंग्लैंड के क्रिकेटर जो रूट और जेम्स एंडरसन भी वहां नजर आए। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और 8 बार विंबलडन जीतने वाले रॉजर फेडरर ने भी जोकोविच का मुकाबला देखा। सौबात की एक बात यह कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि गंगा से यमुना की सफाई का प्लान बनाया जा रहा है। जी, गंगा का पानी डालकर दिल्ली में यमुना को साफ किया जाएगा, ऐसी कोशिश हो रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। दिल्ली में, उत्तर दिल्ली में वजीराबाद बैराज से दक्षिण दिल्ली में ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर का यमुना का जो स्ट्रेच है, यह पूरी यमुना नदी का 2% हिस्सा है। पूरी जो यमुना नदी है उसका 2% यह है 22 किलोमीटर, लेकिन नदी के इस 2% हिस्से से ही नदी का 76% प्रदूषण आता है। यानी एक तरह से यह समझ लीजिए कि यमुना नदी नहीं है, दिल्ली का बड़ा सा सीवर है, पूरी दिल्ली का नाला है ये। क्योंकि इस 22 किलोमीटर के हिस्से में वजीराबाद से ओखला तक यमुना में 30 बड़े सीवर और नाले आकर गिरते हैं। छोटे तो छोड़ दीजिए, 30 बड़े नाले, सारा मल मूत्र गंदगी सब नदी में उड़ेल देती है दिल्ली। तो ये नदी काहे की, नाला बनाकर रखा है। तो घर में नाली में गंदगी आ जाती तो आप कैसे साफ करते हैं? साफ पानी की बाल्टी डालकर बहा देते हैं ना। गंदी हो जाए नाली, साफ पानी की बाल्टी डाल दो, गंदगी साफ। तो सेम वैसा ही कुछ प्लान बना रहे हैं, वैसा ही कुछ प्लान बन रहा है कि नदी में साफ पानी उड़ेलकर गंदगी को डाइल्यूट कर दो। और साफ पानी कहां से आएगा? वो प्लान है गंगा से लाने का। मतलब गंगा का पानी इधर मोड़कर यमुना में एक तरह से फ्लश कर देंगे, यमुना को साफ करने के लिए। ये कैसे होगा और गंगा दिल्ली में कहां से आ जाएगी, ये सब समझने से पहले समझते हैं कि यमुना में ये गंदगी आती कहां से। वजीराबाद में पानी जो हरियाणा की तरफ से आ रहा होता है यमुना में, वो इतना गंदा नहीं होता, लेकिन पहला बड़ा नाला तो वजीराबाद में ही मिल जाता है यमुना में। ये उत्तर दिल्ली के घरों से गंदा पानी लेकर आता है। फिर सबसे बड़ा नाला जो मिलता है यमुना में दिल्ली में, वो थोड़ा ही आगे चलकर मिलता है, नजफगढ़ नाला। ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिल्ली के सीवर लाकर उड़ेल देता है यमुना में, नजफगढ़ नाला। फिर पुरानी दिल्ली के सीवर की गंदगी आती है सिविल मिल नाले में, वो मिल जाता है यमुना में। उसके बाद कश्मीरी गेट पर पावर हाउस नाला आ जाता है। फिर एक बहुत ही गंदा नाला आता है सेन नर्सिंग होम नाला, ये यमुना बिहार में सेन नर्सिंग होम नाला। ये तो सीधा वहां के आसपास के मकानों का मल मूत्र यमुना में ही डाल देता है। उसके बाद तो शाहदरा नाला है। शाहदरा तो नालों का भी शाह है, उसमें तो पूर्वी दिल्ली क्या गाजियाबाद तक की गंदगी आ जाती है यमुना में। फिर निजामुद्दीन के पास बारापुला नाला यमुना में मिल जाता है। उसके बाद महारानी बाग नाला, और नदी पहुंच जाती है ओखला बैराज तक। ये तो हैं जो बड़े वाले नाले मिलते हैं यमुना में, छोटे तो इतने हैं कि पूछिए मत। और वैसे पब्लिक कहने को कहेगी यमुना जी हैं, यमुना जी, ये हाल करके रखा है यमुना जी का। तो खैर अब सवाल यह है कि यमुना जी में गंगा जी का पानी डालकर फ्लश कैसे किया जाएगा, जैसा प्लान बनाया जा रहा है। तो उसके लिए प्लान यह है कि कुछ तो पुराने नाले या छोटी नदियां हैं जो बहुत पहले बहा करती थी, यमुना में मिल जाया करती थी। वो नदी नाले अब सूख चुके हैं, लेकिन उनका रास्ता अब भी बना हुआ है। उन रास्तों पर अगर गंगा का पानी डाल दिया जाए तो यमुना में पानी बढ़ाया जा सकता है। और पानी बढ़ाने से क्या होगा कि जो जहर अभी यमुना में बह रहा है, वो जहर तो कम नहीं होगा, लेकिन वो डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब गंदे पानी में साफ पानी मिलाने से गंदगी की मात्रा साफ पानी के मुकाबले कम हो जाएगी। लेकिन इन सूख चुके नदी नालों में गंगा का पानी कहां से आएगा? तो वो क्या है, गंगा का एक पॉइंट है उत्तराखंड में, रुड़की में, वहां है अपर गंगा कैनाल। ये गंगा की सबसे बड़ी नहर है, अपर गंगा कैनाल।
यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों को गंगा के पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन यह दिल्ली तक तो आती नहीं नहर, तो इसको दिल्ली कैसे लाएंगे? तो उत्तराखंड में ही एक डाक पत्थर बैराज है। डाक पत्थर बैराज से शुरू होती है यमुना की एक नहर, जिसको कहते हैं ईस्टर्न यमुना कैनाल। यह भी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए बनी हुई नहर है, अंग्रेजों के जमाने से बनी। तो रुड़की से अपर गंगा कैनाल से चली गंगा की नहर और डाक पत्थर बैराज से ईस्टर्न यमुना कैनाल से चली यमुना की नहर। तो देवबंद एक जगह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप जानते ही हो। वहां पर ये दोनों कैनाल करीब आते हैं, जुड़ती नहीं है नहरें। जोड़ने के लिए नहर की एक छोटी ब्रांच है जिसको कहते हैं देवबंद फीडर ब्रांच। ये छोटी नहर जोड़ती है अपर गंगा कैनाल को ईस्टर्न यमुना कैनाल से देवबंद में। अब वहां से गंगा का पानी ले जाने का प्लान है उन पुराने नदी नालों में जो अब सूख चुके हैं या कभी कभी बस बरसात में जिनमें पानी थोड़ा सा दिख जाता है। यह है भानिया वाला नाला, फिर बड़ौत वाला नाला, वहां से जावली। ये तीन बड़े पुराने नाले हैं। ये पहले यमुना की सहायक नदियां हुआ करती थीं किसी जमाने में, तो इनका रास्ता बना हुआ है, बस उसमें पानी नहीं है। उसमें देवबंद फीडर कैनाल से गंगा का पानी डालने का प्लान है और यह फिर पानी आ जाकर मिल जाएगा यमुना में वजीराबाद बैराज के पास। यानी यमुना में पानी बढ़ जाएगा, खासकर उस सीजन में जब बारिश नहीं होती। तो एक तरह से गंदगी जो है यमुना की वो फ्लश कर दी जाएगी। लेकिन यह भी टेम्पररी इलाज ही है, क्योंकि जैसे आप घर की गंदी नाली जो होती है उसमें साफ पानी की बाल्टी उड़ेलकर नाली साफ कर देते हो, तो वो कुछ देर के लिए तो साफ होती है, फिर नई गंदगी आ जाती है तो पानी फिर गंदा हो जाता है। तो पक्का इलाज तो तभी होगा जब यमुना में सीवर का जितना भी पानी दिल्ली में डाला जाता है वो सारा का सारा ट्रीटमेंट प्लांट से होकर जाए। अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक वो हो पाता है, जब भी वो होगा, तब तक यह प्लान किया जा रहा है कि गंगा का पानी लाकर कुछ तो राहत दे दी जाए नदी को। बताइए किसने सोचा होगा कि गंगा को यमुना की ऐसी मदद के लिए भी आना पड़ेगा और प्रयाग से पहले ही यहीं दिल्ली में संगम हो जाएगा दोनों नदियों का। 100 बात की एक बात। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। उन 14 देशों में भारत का नाम शामिल नहीं है। अमेरिका ने कुछ देशों पर 25% जबकि कुछ देशों पर 30% से 40% तक टैरिफ लगाया। दक्षिण कोरिया और जापान पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात के बाद उन्होंने इसकी जानकारी दी। नेतन्याहू के मुताबिक पश्चिम एशिया में शांति के लिए ट्रंप की तरफ से की गई कोशिशों को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने की उम्मीदों से शेयर बाजार में आखिरी घंटे में खरीदारी देखी गई। इसकी वजह से सेंसेक्स 270 अंक चढ़ गया तो निफ्टी 25,522 के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान निवेशकों को करीब 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सबसे ज्यादा तेजी आईटी, रियल्टी और मीडिया सेक्टर के शेयरों में रही, जबकि फार्मा, पीएसयू बैंक और एफएमसीजी सेक्टर के शेयर गिरकर बंद हुए। इधर मध्य प्रदेश के शहडोल से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां के 2 सरकारी स्कूलों में पेंट करवाने का खर्च 3 लाख रुपए से ज्यादा आने का दावा किया गया। इन दोनों स्कूलों में हुए पेंट के बिलों की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद तो बवाल मच गया। कुछ लोग तो उनमें एक स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल जवाब करने पहुंच गए, लेकिन कैमरा देखते ही उन्होंने गोलमोल जवाब देने शुरू कर दिए। ये बिल वाला क्या मैटर है आपका जो निकला है फर्जी बाहर? आप ही थे ना प्रभार में उस समय? इसके बाद तो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। ये पूरा मामला शहडोल जिले के 2 सरकारी स्कूलों में कराए गए पेंट से जुड़ा रहा। पेंट करवाने में हुए खर्चे का जो बिल सामने आया उसके मुताबिक सकंदी गांव के सरकारी स्कूल के लिए 4 लीटर पेंट खरीदा गया था। इस पेंट को लगाने के लिए 168 मजदूर और 65 मिस्त्रियों को काम पर रखा गया था, ऐसा बिल में लिखा, और उसका खर्चा 1 लाख के भी पार बताया गया। लेकिन पेंट के नाम पर हुआ यह घोटाला यहीं खत्म नहीं हुआ।
निपानिया गांव के सरकारी स्कूल में हुए पेंट के खर्चे के बिल ने तो लोगों के होश ही उड़ा दिए। बिल के मुताबिक वहां 20 लीटर पेंट खरीदा गया था और 20 लीटर पेंट के लिए 275 मजदूर और 150 मिस्त्रियों को काम पर लगा दिया गया था और इसका बिल तो 2.5 लाख से भी पार पहुंच गया। दावा किया गया कि दोनों बिलों पर दोनों स्कूलों के प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी के साइन थे। ऐसे में तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। जो बिल वायरल किया जा रहा है सकंदी और निपनिया का, उसकी जांच कराई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह रही कि दोनों मामलों में एक ही ठेकेदार का नाम सामने आया, साथ ही दोनों बिलों पर तारीख भी एक ही थी। उधर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 11 साल से बंद पड़े एक सरकारी आवास से 22 लाख रुपए के पुराने नोट मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस सरकारी आवास में 11 साल पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहते थे, लेकिन साल 2014 में उनकी मौत हो गई। इसके बाद उस घर को प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया था और सील होने की वजह से वो बंद पड़ा था, लेकिन 11 साल के बाद उसकी मरम्मत कराने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर उसे खोला गया तो अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी भी दंग रह गए, क्योंकि उस सरकारी आवास से बंद हो चुके नोटों के कई बंडल मिलने का दावा किया गया। बताया गया कि वहां से 22 लाख रुपए से ज्यादा बंद हो चुके नोटों के कई बंडल बरामद किए गए। यहाँ पर लगभग 22.5 लाख रुपए कैश बरामद हुई है। आप देख सकते हैं इसके छानबीन के बाद जब इसको खोला गया किस तरीके से सामान तितर बितर है। ये सामने आप देख सकते हैं जो बेड है, इसी बेड पर एक गद्दा था, उसी गद्दे के नीचे पैसा रखा गया था। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में वो सरकारी आवास 11 साल से बंद था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उस सरकारी आवास में पूर्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहा करते थे, लेकिन उस सरकारी आवास में 20 जनवरी साल 2014 को उनकी मौत हो गई थी। और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उस आवास में उनके बेड पर उनका शव पड़ा मिला था। वहां उनकी मौत के बाद पुलिस ने उस आवास को सील कर दिया था, इसीलिए 11 साल तक वो बंद रहा था। लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश पर उसकी मरम्मत कराने के लिए उसे खोला गया और कमरे में रखी अलमारी और बेड से 22 लाख रुपए से ज्यादा बंद हो चुके नोट मिलने का दावा किया गया। इसके बाद इस मामले में जांच शुरू कर दी गई। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राज्य सरकार की स्कूल विलय नीति के विरोध में समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डीएम ऑफिस के गेट पर ताला लगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने ताला खोल दिया। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के नहीं आने का बहाना बनाकर राज्य में 5000 से ज्यादा और अलीगढ़ में 150 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, जिसका विरोध जताने के लिए अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान उन लोगों ने अखिलेश यादव के समर्थन में नारे भी लगाए। डीएम ऑफिस के गेट पर ताला लगने की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां तैनात पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों का विरोध किया, जिसके बाद उनके बीच हाथापाई की नौबत आ गई। कुछ लोग पुलिस वालों से उलझने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि बाद में किसी तरह से समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह आज प्रदर्शन हो रहा है, ऐसी प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे होगा। समाजवादी छात्र सभा ने राज्य सरकार से विलय के नाम पर स्कूलों को बंद नहीं करने और बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलने की अपील की। इधर हरियाणा के यमुनानगर में हाथियों के एक झुंड ने भयंकर उत्पात मचा दिया। हरियाणा के यमुनानगर में हाथियों के झुंड के उत्पात की वजह से लोग परेशान हो गए। हाथियों ने सैकड़ों पेड़ उखाड़ दिए और किसानों की फसल भी बर्बाद कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची और गांव वालों से रात के वक्त सावधानी बरतने की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च की। इसके तहत पंजाब के हर व्यक्ति का सेहत कार्ड बनाया जाएगा, जिससे उन्हें 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस बात की भी जानकारी दी गई कि 2 अक्टूबर से सेहत कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में नूर आलम नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। जांच में यह बात सामने आई कि नूर आलम को शराब पीने की लत है और वो 4 दिन पहले मुंबई से लौटे थे। पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।